प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। क्या हो सकता है, क्या यह हो सकता है कि मेरे विरोधी सही हो, आंशिक रूप से सही हो? क्या उनके नज़रिए या तर्क में सच्चाई या दम है? क्या मैं वास्तव में समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं केवल उनकी कुंठा निकाल रहा हूँ? क्या यह मैं केवल उनकी कुंठा निकाल रहा हूँ? क्या मेरी प्रतिक्रिया की वजह से मेरे विरोधी मुझसे दूर जा रहे हैं या फिर वे मेरे करीब आ रहे हैं? मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर मैं इस बारे में शांत रहूँगा तो क्या असहमति समाप्त हो जाएगी? क्या यह मुश्किल परिस्थिति किस तरह मेरे लिए एक अवसर बन सकती है? बहस से एक ही फ़ायदा हो सकता है और वह है इससे बचना। बहस से एक ही फ़ायदा हो सकता है वह है इससे बचना। तो मेरे दोस्तों, बहस से थोड़ा बचें। चाहे परिवार में बहस हो, चाहे दोस्तों यारों में बहस हो, चाहे कहीं पे भी बहस हो। मोदी मंत्र से रामनगरी के विकास को लगेंगे पंख। मोदी मंत्र से रामनगरी को लगेंगे विकास के पंख। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 की अधिसूचना की गई जारी। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 की अधिसूचना जारी कर दी। इस नीति को दिसंबर 2019 में दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। सरकार ने वर्ष 2024 तक नए पंजीकृत होने वाले कुल वाहनों में 1/4 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति को अधिसूचना जारी कर जानकारी डिजिटल प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि यह नीति अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और प्रदूषण की कमी करेगी। अगले 5 साल में दिल्ली की सड़कों पर 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत होंगे। नीति 3 साल के लिए बनाई गई है। इसके बाद इसकी समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से नई वाहनों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। सरकार दोपहिया वाहनों, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों की खरीद पर 30,000 रुपये तक का सब्सिडी देगा। समाज को भेड़चाल से मुक्त करेगी नई शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को नए भारत के निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि इससे समाज को भेड़चाल से मुक्ति भी मिलेगी। वैसे भी हमारी शिक्षा व्यवस्था सालों से एक पुराने ढर्रे पर चल रही है, जिसके कारण नई सोच, नई ऊर्जा, नई को बढ़ावा नहीं मिल रहा था। कभी डॉक्टर बनाने की होड़ लगी तो कभी इंजीनियर और कभी वकील बनने की। यह सब रुचि, योग्यता व जरूरत का आकलन किए बगैर ही सभी को एक ओर झोंकने के रूप में किया जा रहा है। शिक्षा को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना जरूरी था। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षाविदों और उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। नई शिक्षा नीति के अमल पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर किसी तरह की आशंका की आवश्यकता नहीं है। पूर्वाग्रहों के नहीं लगे आरोप। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नई शिक्षा नीति को जमकर तारीफ की और कहा कि नीति आने के बाद देश के किसी भी हिस्से और किसी भी वर्ग में यह बात नहीं उठेगी कि इससे किसी तरह का पूर्वाग्रह है या किसी एक ओर झुका है। उन्होंने कहा कि इस नीति के लिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारा फोकस भी बदला है, जिससे अब क्या सोच रहा है की जगह कैसे सोच रहा है पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भी याद किया और कहा कि शिक्षा को लेकर उन्होंने जो दृष्टिकोण था, उन पहलुओं को भी जगह दी गई। रुचि के आधार पर छात्र चुनेंगे कोर्स। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को अब यह मौका भी देगी कि वे अपनी रुचि और जुनून के आधार पर पढ़ाई कर सकें। नीति में अब ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई भी छात्र किसी डिग्री या कोर्स में दाखिला ले सकता है और जब चाहे तब उसे छोड़ भी सकता है। वैक्सीन की एक खुराक भारत में 225 रुपये में देगी सीरम। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए भारत से अच्छी खबर आई कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक की कीमत $3 और लगभग 225 रुपये होगी। कंपनी भारत और कम व मध्यम आय वाली देशों के लिए 10 करोड़ वैक्सीन तैयार करेगी। इसके लिए कंपनी ने गवी वैक्सीन संगठन और बिल व मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ करार किया है। इसके तहत उसे $15 करोड़ लगभग 1,125 करोड़ रुपए मिलेंगे। गवी वैक्सीन संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक सार्वजनिक निजी
निजी भरपाई के लिए दी जाएगी, जिसके तहत ये दवा नियामक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिलने से पहले कोरोना के संभावित वैक्सीन पर उत्पादन करेगी, ताकि मंजूरी मिलने के बाद जल्द से जल्द दुनिया की बड़ी आबादी तक यह वैक्सीन पहुंचाई जा सके। जो नेक्स्ट न्यूज है, चीन पर आर्थिक नकेल कसने को भारत अमेरिका में बढ़ेगा सहयोग। चीन पर आर्थिक नकेल कसने पर भारत अमेरिका में बढ़ेगा सहयोग। दवा निर्माण पर आत्मनिर्भर बनने की अमेरिकी घोषणा, भारत से जुड़ाव का असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन चीन के प्रसिद्ध ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित करने और अमेरिका को दवा उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया, उसी दिन भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन वार्ता होना महज सहयोग नहीं। ट्रंप प्रशासन के इन दोनों फैसलों के तार भारत से जुड़े हैं। भारत और अमेरिका इस समय चीन पर आर्थिक नकेल कसने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोपियो के बीच वार्ता इस सहयोग को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। आने वाले दिनों में 5G, ई-कॉमर्स और फार्मा सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच कई तरह के गठबंधन पर बात आगे बढ़ी है। यह गठबंधन इन सेक्टरों की चीनी कंपनियों के समक्ष बड़ी प्रतिस्पर्धा पेश करेगा। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रालयों की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक जयशंकर व पोम्पियो के बीच तमाम द्विपक्षीय मुद्दों, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा के अलावा अक्टूबर में दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 विदेश व रक्षा मंत्रियों वाली वार्ता को लेकर बात हुई। साथ ही कोरोना से उत्पन्न स्थिति और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य से निपटने में भी किस तरह से सहयोग हो, इससे जुड़े विभिन्न आयामों पर भी बातचीत हुई। जयशंकर व पोपियो की टेलीफोन वार्ता को कुछ देर के बाद अमेरिका ने चीन के 2 ऐप टिकटॉक व वीचैट को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया। स्वराज के प्रणेता लोकमान्य तिलक। इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति हैं हमारे बहुत ही प्रिय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अमर स्वतंत्र सेनानी और महान विचारक लोकमान्य तिलक गंगाधर तिलक ने 100 साल पहले 1 अगस्त 1920 को इस लोक से परलोक की ओर प्रयाण किया था, परंतु उनके अस्तित्व और विचार, उनके द्वारा स्थापित परंपराओं की प्रासंगिकता आज भी पहले जितनी ही। उनका अस्तित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व आज के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र दोनों का दिशा निर्देशन करने का कालजयी सामर्थ्य है। तिलक जी बहुआयामी क्षमता के धनी थे। शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक, प्रखर वक्ता, नेता, स्वतंत्रता सेनानी जैसे विभिन्न रूपों और उनके दायित्वों का उन्होंने सम्यक ढंग से निर्वहन किया। तिलक जी की विलक्षण क्षमता और व्यापक व्यक्तित्व को समझना इतना आसान नहीं है। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज, एक ऐसी ऊर्जा थी जिससे आम और खास सभी लोग सहज ही आकर्षित और प्रेरित हो जाते थे। तिलक जी की इस ऊर्जा से महात्मा गांधी को स्वदेशी का मंत्र मिला। 2 मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय के निर्माण में जुट गए और सावरकर एवं अरविंदो घोष क्रांति के मार्ग पर निकल पड़े। राष्ट्र की स्वाधीनता को लेकर तिलक जी का स्पष्ट मत था। वह कांग्रेस में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण स्वराज की मांग करते हुए कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इस वाक्य ने स्वतंत्रता आंदोलन को लोक आंदोलन में परिवर्तित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनका मानना था कि भारतीयों को अपनी संस्कृति के गौरव में परिचित कराने पर ही उन्हें आत्मगौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जा सकती है। उन्होंने अपने समाचार पत्र मराठा में लिखा था, सच्चा राष्ट्रवाद पुरानी नींव के आधार पर ही निर्मित हो सकता है। 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो उसके मूल में कहीं न कहीं तिलक जी का ही दर्शन समाहित था, क्योंकि जनसंघ ने भारत के विकास का जो खाका बनाया वह पाश्चात्य मॉडल पर आधारित न होकर भारतीय दर्शन, संस्कृति और ज्ञान पर आधारित था। तिलक जी भारतीय सांस्कृतिक जागरण के आधार पर देशवासियों में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की पहल की, जिनमें सार्वजनिक गणपति उत्सव, शिवाजी महाराज जयंती प्रमुख थे। ये उत्सव आज भी बड़ी परंपरा बन चुके हैं। सांस्कृतिक जागरण के इन प्रयासों से तिलक जी ने राष्ट्रीय आंदोलन, जो मात्र कांग्रेस के कुछ उदारवादियों और उनके अनुयायियों तक सीमित था, को सामान्य जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। अगर स्वाधीनता संग्राम को भारतीय बनाने का किसी न किसी काम किया तो वह तिलक जी ने किया। वह सदैव जनता से जुड़े रहे और इसी क्रम में स्वतः ही उनके नाम के साथ लोकमान्य जैसी उपाधि जुड़ गई। अपनी राष्ट्रवादी पत्रकारिता से भी तिलक जी ने स्वाधीनता की अलख जगाते रहे। अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से जब उनके लेख लोगों तक पहुंचते तो उनका एक एक शब्द अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी भरने और स्वाधीनता की ज्वाला को प्रबल करने का काम करता। अपने लेखों में तिलक जी अंग्रेजों की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति
उनकी हीन भावना की कड़ी आलोचना करते थे। उनकी कलम से अंग्रेजी हुकूमत किस कदर भयभीत थी, इसका अनुमान इससे होता है कि केसरी में छपने वाले लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। तिलक जी भारतीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों की गहरी समझ रखते थे। वे ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा करके उन्हें बर्मा मांडली जेल भेजा दिया, तो वहाँ भी उनकी सांस्कृतिक चेतना और सक्रियता पर विराम नहीं लगा। जेल में उनके भीतर का विद्वान जाग उठा और हमें श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य खोलने वाली गीता रहस्य नामक कृति प्राप्त हुई, जिसके विषय में राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, श्रीमद् भगवद गीता एक बार तो कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई और दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान तिलक ने किया। सामाजिक आधार सुधारों को लेकर तिलक जी का स्पष्ट मत था कि ये तभी संभव है जब नेता इन्हें अपने जीवन में लागू करे। अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उनके 16 वर्ष का हो जाने के बाद करके उन्होंने इस कथन की अपनी जीवन में उतारा। 25 मार्च 1918 को मुंबई में दलित जाति के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं इसे ईश्वर के रूप में सहन नहीं करूंगा। तब ऐसी बात कहना बड़े साहस का काम था। विभिन्न अवसरों पर दलित जाति के लोगों के साथ भोजन करके उन्होंने अपनी छुआछूत विरोधी विचारधारा को सिद्ध भी किया। तिलक जी न सिर्फ राजनीति शास्त्र के ज्ञाता थे बल्कि रणनीति में भी सिद्धस्त थे। मुझे वीर सावरकर जी द्वारा तिलक जी के जन्म जयंती समारोह कहे गए वे शब्द याद रहे, जहाँ तक कानून का निर्बद्ध का दायरा लंबा जा सके, वहाँ तक लड़ाई को लड़ते रहना। अगर निर्बद्ध थोड़े बढ़ गए हैं तो थोड़ा पीछे आना, मगर बाहर निकलते वक्त उसे निर्बद्ध को तोड़ देना। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तिलक जी ने भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा, मीडिया, लघु उद्योग, कपड़ा मिल जैसे क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग आरंभ किया और उनके संचालन भी किया। देसी उद्योगों को पूंजी मुहैया कराने हेतु उन्होंने पैसा फंड नामक एक कोष शुरू किया और युवाओं का आह्वान किया कि वे एक दिन का वेतन इसमें दें। इन सब गतिविधियों के माध्यम से उनका सही संदेश आया था, अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का तिलक जी बल देते थे। आज जब 34 साल बाद मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लाई है तो उसमें मातृभाषा में शिक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है। मरण और स्मरण में केवल आधे स का अंतर होता है, लेकिन इस आधे अक्षर के लिए पूरे जीवन सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, तब जाकर लोग मरण के 100 साल बाद आपको स्मरण करते हैं। तिलक जी का व्यक्तित्व ऐसा ही था जो 100 साल बाद भी लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़े हुए है और आने वाले अनेक वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहेगा।